नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या है देश का मिजाज? जी हां, ये वो सालाना आज तक इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे है जिसमें हम बताते हैं देश का मिजाज। एक लाइन में समझिए कि अगर आज हो चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 5 फरवरी को लोकसभा में खड़े हुए थे बोलने के लिए तो आत्मविश्वास से लबरेज होकर हैट्रिक मारने का वो फिर से दम भर रहे थे? क्या उनकी बात सही होगी या फिर जो इंडिया गठबंधन में बचे अब पार्टियां हैं वो जब कहती हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हैट्रिक बनाने से रोक पाएंगे मिलकर, वो सफल होंगे? आज आंकड़े क्या कहते हैं आपको बता दें। ये सर्वे हमारा 15 दिसंबर से 28 जनवरी के बीच का है। ये सर्वे इसी के साथ इसका सैंपल साइज लगभग 1.5 लाख है। 1,49,092 लोग इसमें शामिल किए गए हैं। सभी 543 लोकसभा क्षेत्रों में हम गए हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर लोगों से बातचीत करके सर्वे में नतीजों पर पहुंचने की कोशिश की गई है। आपको लेकिन ये भी बता दें कि ये वही आंकड़े हैं जो 15 दिसंबर और 28 जनवरी, यानी उसके बाद अगर आप देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन करप्शन के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में जेल है, तो वो फैक्टर इन नहीं होता है। अब आरएलडी माना जा रहा है, जयंत चौधरी इधर एनडीए में आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अकाली दल भी एनडीए में वापसी कर सकती है, खबर आ रही है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तब तक नहीं आई थी। हर दिन तस्वीर बदलती है, राज्यवार तरीके से हम देखें, लेकिन बड़े पैमाने पर ये सर्वे क्या कह रहा है, तो अब वो घड़ी आ गई है जिसका आपको इंतजार था। क्या कह रहा है पूरा देश, ये अब हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले करते हैं वोट शेयर से शुरुआत। अगर आज हो चुनाव तो किस पार्टी को, किस गठबंधन को कितना वोट शेयर मिलेगा, ये बताते हैं आपको। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं एनडीए के साथ। अगर आज हो वोट तो 44.4% वोट एनडीए को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं 38.3% इंडिया गठबंधन को। ये है वोट परसेंटेज जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये 45% के आसपास एनडीए को वोट परसेंटेज 44.4% है। वहीं पिछली बार अगर आप देखिए तो 45% वोट शेयर था एनडीए का, वहीं 27% के आसपास इनका। देखिए इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपको देखना पड़ेगा क्योंकि कई जगहों पर अभी भी डायनामिक स्थिति है, फ्लूइड है, पार्टियां इधर से उधर जा रही हैं और इसीलिए इस नजरिए से आप देखें। लेकिन वोट परसेंटेज में अगर आप देखते हैं तो 44.4% एनडीए की झोली में जाता हुआ, वहीं इंडिया गठबंधन को जा रहा है 38.3% और अन्य की झोली में 17.3%। और अब हम आपके सामने रखने वाले हैं वो आंकड़े जिससे ये तय होगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक मार पाएंगे या नहीं। तो वोट शेयर के बाद अब बारी है सीटों की। एनडीए को आ रही है कितनी सीटें और कितनी सीटें इंडिया गठबंधन को। एनडीए को देखिए आ रही है 335 सीटें, जिसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हैट्रिक मारती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी की कितनी सीटें इसमें, इस पर तो गौर करना ही होगा। लेकिन आपको बता दें ये वो वक्त था जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में पीएम करने वाले थे। ये खबर जोर शोर से चल रही थी और उसके इर्द गिर्द देश में काफी हिस्सों में आप देख रहे थे कि राममय पूरा देश हो गया था। लेकिन ये नंबर्स बता रहे हैं कि एक बार फिर मोदी सरकार, एनडीए को मिल सकती है 335 सीटें। आज तक सी वोटर का सर्वे बता रहा है कि 335 सीटों के साथ एनडीए फिर से सत्ता पर काबिज और फिर से हैट्रिक मारने की तैयारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी तीसरी बार लगातार वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आज तक सी वोटर के सर्वे में एनडीए को मिल सकती है 335 सीटें। वहीं इंडिया गठबंधन में जो साथी अभी बचे हुए दिखाई दे रहे हैं उनको 166 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य को 42 सीटें। अब देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। ये भी समझना पड़ेगा कि आपको वोट परसेंटेज में कौन कौन शामिल हो रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी भी है, उसमें कांग्रेस भी है, टीएमसी भी अभी तक हम इंडिया में ही मान रहे हैं। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ अब जुड़ गए। यशवंत देशमुख जी जिन्होंने ये पूरा सर्वे किया है सी वोटर के, वो हमारे साथ अब आज तक पर जुड़ गए हैं। तो जितने सवाल अब आएंगे ऐसे नेताओं के जो भरोसा नहीं करना चाहेंगे तो मैं सवाल उनकी तरफ डाइवर्ट कर दूंगी। शशि शेखर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार, एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ेंगे। रोहन गुप्ता जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले अब हम आपको जुड़ गए हमारे साथ गौरव भाटिया जी और रोहन गुप्ता जी। चलिए अब देखिए 335 सीटों के साथ
सीधा बन रही है फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार, एनडीए की ये सीटें हैं। लेकिन अब आ जाते हैं बीजेपी पर, पार्टी वाइज आपको बताते हैं। तो फिर वोट परसेंटेज से हम कर रहे हैं शुरुआत। भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ता है या घटता है, इस पर भी लोगों की नजर है। 39.6%, 39.6% वोट बीजेपी का, वहीं कांग्रेस पार्टी का 18.9 है। कांग्रेस के दोगुने से ज्यादा। और कांग्रेस पार्टी की देखिए लगभग 19% के आसपास, वो 24 में भी रहे, 14 में भी रहे, 19 में भी रहे, तो वो अपने वोट शेयर को बरकरार रख रहे हैं। वहीं अन्य में आप देखिए जब पार्टी वाइज मामला आता है तो फिर बड़ा हिस्सा अन्य में जा रहा है। 41.5% वोट सीधा जाता हुआ वोट परसेंटेज अन्य की झोली में। और 39 जो बीजेपी को आप देख रहे थे 38.8% के आसपास थे पहले, वो 1.5 में है। तो जो फ्लूइड हम लोग कह रहे थे कि इधर से उधर, ये पार्टी वाइज जब हम देखें तो वो इधर से उधर जाने वाले, ये अन्य में है। 41.5% जो आप देख रहे हैं। आप सीट बताने की घड़ी आने वाली है जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आज हो चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें लाएगी। ये 28, आपको एक बार फिर से बता दें, 15 दिसंबर से 28 जनवरी तक ये 304 सीटें, यानी 1 सीट का इजाफा होता हुआ भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है। 304 सीटें आएंगी। 71 सीटें, 52 सीटों से कांग्रेस पार्टी 71 पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। 71 यानी गेन है काफी, लगभग 20 सीटों का गेन, 19 सीटों का गेन कांग्रेस पार्टी के लिए। तो वहीं 168 अन्य को, यानी इंडिया गठबंधन के जो अन्य साथी हैं वो ताकतवर। एक बार फिर से बीजेपी अपने दम पर बहुमत बनाती हुई दिखाई दे रही है। आज तक सी वोटर सर्वे में बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को मिल सकती है 304 सीटें। पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में 303 सीटें थी, 1 सीट का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उन सीटों को बरकरार रखते हुए तीसरी बार, और हमेशा बीजेपी कहती है कि एंटी नहीं प्रो इनकम्बेंसी होता है हमारे पक्ष में। अगर वोट शेयर में 1% का इजाफा हो रहा है, अगर सीट एक बढ़ रही है, एक बार फिर से आपको याद दिलाते हुए कि तस्वीर अभी भी इधर उधर पलट रही है, जिसमें आप देख रहे हैं एनडीए में जयंत चौधरी भी आए हैं। उत्तर प्रदेश में हालांकि कितने बड़े वो फैक्टर हैं इसको लेकर भी एक अलग चर्चा होती है, लेकिन प्राइमरीली एक जाट पार्टी के तौर पर माना जाता है था उससे। वहीं पर आप देखिए अकाली दल पंजाब में अगर आ रहे हैं, वो भी कितना फायदा पहुंचाएंगे, नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इधर से उधर जा रहे हैं। इस वजह से अदर्स में जब आप देखते हैं, जब पार्टी वाइज पोजीशन देखते हैं, तो 1 सीट का इजाफा बीजेपी को हो रहा है, वहीं कांग्रेस पार्टी को 19 सीटों का फायदा हो रहा है। वहीं आप अन्य को देखिए तो अन्य में 168 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब हम जल्दी से आपको ट्रैकर दिखा देते हैं, क्योंकि हमने पहले भी बताया था इंडिया टुडे ये सर्वे साल में 2 बार करता है। तो जो ट्रैकर है वो अब हम आपके पास रख रहे हैं 353, 200, ये बीजेपी का ऊपर में आप देख रहे हैं 98, ये एनडीए का है। देखिए एनडीए पिछली बार 353 सीटें लाई थी, 298, सबसे कम जो आप समझ लीजिए वोट के मुकाबले जब आप देखते हैं ट्रैकर में, जब हम लोगों ने सर्वे किया था। और फिर 335 पर अभी पहुंच रहा है, जब ये इस साल 2024 का दिसंबर जनवरी का महीना है, तब हमारा ट्रैकर ये नंबर दे रहा है। अब आप आ जाइए फटाफट, जब आप इंडिया गठबंधन पर आते हैं 92, वही 105, और इस बार 166 पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये है सूरत हाल अगर आप देखें गठबंधन के नजरिए से ट्रैकर। अब जल्दी से हम पार्टी वाइज दिखा देते हैं, पार्टी वाइज वाला ट्रैकर भी दिखा रहे हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं 353 पर एनडीए पिछली बार। ये देखिए बीजेपी वोट परसेंटेज 37% पिछली बार, और वहां से अगर वो बढ़ते हुए पहुंच रहे 39.6% पर, ये 39.6 यानी अगर राउंड अप इसे किया जाएगा 40% के आसपास पहुंच रहे हैं। 34% हम आपको 21 का उनका ट्रैकर में जब सबसे नीचे वो आए थे वो हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं यहां पर आप कांग्रेस पार्टी का देख लीजिए तो 20 और 18.9, यानी यहां पर लगभग 1% की कमी आ रही है। तो वहीं लगभग 2.5% की बढ़त साफ दिखाई दे रही है वहां पर जब आप बीजेपी की देखें। तो किसको कितना वोट, देश का मिजाज, ये सर्वे बता रहा है कि एक बार फिर से हैट्रिक मारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। जल्दी से आपका रुख करते हुए गौरव भाटिया जी, ये सर्वे जो दिसंबर जनवरी 23-24 के बीच का है, ये साफ इशारा कर रहा है कि आप हैट्रिक मार रहे हैं, लेकिन सीट एक बढ़ रही है। मुझे पता है आप कहेंगे कि हमारी सीट बढ़ती भी है तो आपको लगता है कि कम बढ़ी,
लेकिन पीएम ने 370 का लक्ष्य रखा है। तो दूसरा हिस्सा इस सवाल का यह रहेगा कि कौन सी वो जादू की छड़ी रहेगी जिससे आप 370 पार जा पाएंगे। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, चुनाव जब आते हैं तो ये पूछा जाता है क्या सरकार जो इनकम्बेंट है वो वापस आएगी कि नहीं। क्या ये नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व प्रभावशाली जो है उसका असर नहीं है कि आज हम लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार और एनडीए की सरकार तो आएगी, पहले से सीट भी बढ़ेगी, लेकिन 370 कहा है उससे पीछे है। तो मैं बहुत से सम्मान, क्योंकि बहुत मेहनत आपकी पूरी टीम की आपकी लगी है इस सर्वे में, कुछ बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहले हमारी 370 सीटें अकेले और एनडीए की 400 प्लस सीटें आएंगी, जो नरेंद्र मोदी जी ने पूरे आत्मविश्वास से संसद के पटल पे कहा है, जहां एक एक शब्द रिकॉर्ड में जाता है। दूसरी बात, जब मई 2024 में परिणाम आएंगे ना अंजना जी, तो पूरा देश ये कह रहा होगा कि आज तक के सबसे प्रभावी, सबसे विश्वसनीय प्रधानमंत्री आजादी के बाद कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तीसरी बड़ी बात, देखिए अभी प्रचार शुरू नहीं हुआ है और पिछले 10 साल का जो अनुभव है आपने भी देखा और मैंने भी, जब नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी संगठन को मजबूत करते हैं और अमित शाह जी जब माइक्रो मैनेज करते हैं तो हमारे कुछ प्रतिशत वोट तो वैसे ही बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ सेल्फ गोल करते हुए जो विपक्षी दल है, खासकर कांग्रेस पार्टी है, वो अपने ही वोट घटा लेती है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि तीसरा टर्म जीता है, कमाया है अपनी मेहनत से, अपनी विश्वसनीयता से, इसे कोई नहीं रोक सकता। और हम तो डंके की चोट पे कह रहे हैं 370 प्लस आएंगी। मेरे कांग्रेस के साथी यहां बैठे हैं, एक बार उनसे भी जरा पूछ लो हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, उनसे पूछिए तो कितनी सीटें आएंगी। अंजना जी वो तो ये भी नहीं बताएंगे कितनी सीटें आएंगी, केवल हमारी आलोचना करते हैं। रोहन जी, क्या ये आंकड़े अगर वाकई नतीजे में तब्दील होते हैं तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस देश में लोकप्रियता पर बहुत बड़ी मुहर नहीं होगी? बावजूद इसके कि विपक्ष ने स्टेट वाइज एक्सपेरिमेंट्स किए, धुर विरोधी एक साथ आए, फिर लोकसभा में भी एक साथ एक मंच पर आने की कोशिश की, लेकिन सबको चीरते हुए, पीछे छोड़ते हुए वो हैट्रिक बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक सीट बढ़ रही है बीजेपी की। देखिए गौरव भट्टे जी गाना वाना अच्छा कर लेते हैं, उनको मैं थोड़ा सा जवाब दूं, दिल बहलाने के लिए ख्याल आपका अच्छा है, आप खुश होते रहे। अंजना जी, एक चीज हमेशा मैंने देखा है कि जब आपका प्रतिस्पर्धी अति आत्मविश्वास में हो, आपके लिए बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि फिर आप जमीनी हकीकत को समझ के जनता के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ते हैं। अंजना जी, मेरे 2-3 सवाल है भाजपा के प्रवक्ता के। काफी इंडिया गठबंधन से जब से बना हुआ है तब से मैं भाजपा प्रवक्ता को सुनता रहा हूं, अरे हमको तो किसी की जरूरत नहीं है, एक अकेला सब पर भारी मोदी जी है। अरे भैया, अगर इतना ही भरोसा है तो क्यों जेडीयू की आपको जरूरत पड़ रही है, क्यों दूसरी पार्टियों को आप परेशान कर रहे हो, क्यों ईडी सीबीआई आ रहा है? तो ये जमीनी हकीकत अलग है अंजना जी। एक परसेप्शन मैनेजमेंट करना भाजपा का काम है। अच्छे दिन आएंगे, किसके आएंगे? आज तक जनता को तो अच्छे दिन आए नहीं है। भाजपा के अच्छे दिन आ गए, उनके नेताओं के अच्छे दिन आ गए, जो भाजपा को अपना तोड़ तोड़ के चले गए, अब बार्गेन करके वापस हो रहे, उनके अच्छे दिन आ गए। जनता के अच्छे दिन तो नहीं आए। तो अंजना जी देखिए, हकीकत अगर हम 6-7 महीने की हम बात करें, पहले तो भाजपा को याद दिला दूं, कर्नाटक और हिमाचल, मैं बीच में आपके नहीं बोला था, कर्नाटक और हिमाचल उन्होंने गंवाए हैं, वो भूल ना जाए भाजपा। तेलंगाना में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्या 2 बाई इलेक्शन जीतने के बाद आज कैसे छोटी पार्टी, वो ना भूल जाए भाजपा। चुनाव एक रणनीतिक चीज होती है, उसमें आपकी जीत उस मुद्दों पे होती है। और जिस प्रकार से आपका अति आत्मविश्वास मैं देख रहा हूं, मुझे खुशी है कि कांग्रेस जिस प्रकार से ग्रासरूट पे काम करे, हमको विश्वास है हम लोग जनता का विश्वास प्राप्त करेंगे और सरकार बनाएंगे। और आखिरी चीज अंजना जी, मेरा एक सवाल है गौरव जी। जी रोहन जी, मेरा प्रश्न का एक छोटा सा हिस्सा था, एक लाइन का जवाब दीजिएगा, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। जयंत चौधरी की पार्टी ने पिछले 2 लोकसभा चुनावों में 14 और 19 में कितनी सीटें जीती हैं? एक भी नहीं जीती। आप समझ नहीं रहे हैं, आप रणनीति नहीं समझ रहे हैं। रणनीति है इंडिया गठबंधन को तोड़ना, इट्स अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। ये सब नहीं चलता है।
ना, तो उस स्ट्रैटेजी में वो कामयाब हो रहे हैं और आपकी स्ट्रैटेजी फेल कर रही है हर रोज, क्योंकि एक नए आपके कुनबे से निकल रहा है और सबको लगता है कि मोदी की छतरी के नीचे हम बैठ गए, मोदी की छतरी के नीचे बैठ गए तो हमारे लिए भी हम भी बारिश से बच जाएंगे। ये हो रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा इंडिकेशन है। जी अंजना जी, बहुत अच्छी चीज आपने कही कि रणनीति की बात कब आती है। ये रणनीति नहीं, ये मजबूरी है। उनको मालूम है, जो उत्तर प्रदेश में ये कहते हैं कि हम तो सारी सीटें जीतेंगे, क्या जरूरत पड़ी उनको कि जिस पार्टी की एक भी सीट नहीं है उनको साथ में, ये मजबूरी है। इसको आप रणनीति का नाम मत दीजिए। उनको मालूम है कि हकीकत क्या हो। दूसरा, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट होता है वो कॉन्सेंट्रेट हो चुका है। वो भले कोई भी पार्टी को जोड़ तोड़ करे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार में मैं आपको आज मैं बता के जा रहा हूँ कि जेडीयू के उनके साथ जाने से फायदा इंडिया गठबंधन का होगा, क्योंकि जनता को मालूम है कौन ईमानदारी से लड़ रहा है। जनता को अपने मुद्दों को मालूम है और इसीलिए महाराष्ट्र में वो लोग पीछे लगे हुए हैं पार्टियों को तोड़ने के लिए। अंजना जी, जिसको अपने काम पे भरोसा हो, जिसको अपने 10 साल के शासन पे भरोसा हो, मुझे बताइए उनको दूसरी पार्टियों को लेने की क्या जरूरत है, तोड़ने की क्या जरूरत है, क्या उनके पीछे जाने की जरूरत है? वो बार्गेन दे रहे हैं। जिस पार्टी की 0 सीट है, क्या रोहन जी, ठीक है, मैं लौट रही हूँ। गौरव जी जवाब दीजिएगा, लेकिन यशवंत देशमुख जी, क्या पीएम ने कहा है और ये सदन में कहा है कि अब की बार 400 पार, एनडीए के लिए 400 और बीजेपी के लिए 370 का लक्ष्य, क्या वो अचीवेबल लगता है? क्योंकि जो आपने खुद ही राइडर्स दिए उसमें बताया है कि बहुत कंजर्वेटिव आंकड़े आप सामने रख रहे हैं, तो क्या दिख रहा है? बड़ी तस्वीर पूरे सर्वे की, जो फाइंडिंग्स, ये नंबर शायद ना बता पाए, जो आपकी नजर में आया हो वो बताएं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री चाहते थे कि देश अगले 3 महीने बोर न हो, ऐसा न देश को लगे कि मुकाबला जो है एक तरफा हो गया है, कुछ हो गया है, तो कुछ ऐसा लक्ष्य दो जी। इसके बाद में बातचीत जो है वो इस बात पे हो अंजना कि ये 370 आ सकता है कि नहीं आ सकता और 400 आ सकता है कि नहीं आ सकता। मजाक अलग बात है, लेकिन आज ये 22 साल हो गए इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन को सी वोटर के साथ में करते हुए, और मुझे याद है कि 22 साल पहले आप जहां पे बैठी हैं वहां आशुतोष बैठे रहे और इस शो को 22 साल पहले भाई साहब डायरेक्ट कर रहे थे, इसलिए मुझे बहुत सारा स्मरण पुराना आ रहा है। लेकिन 22 साल में अंजना, ऐसा विचित्र फेज हमने राजनीति का कभी नहीं देखा, जब हम एंटी इनकम्बेंसी की बात करते करते प्रो इनकम्बेंसी आफ्टर प्रो इनकम्बेंसी के माहौल में जाएं, और ऐसे भी नहीं कि जैसे तैसे जीते हैं, प्रो इनकम्बेंसी में वोट और सीट दोनों की बढ़ोतरी करते हुए जाए। मेरा यह मानना है कि यह स्टार्टिंग ब्लॉक है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा फील्ड वर्क जो था वो अयोध्या के पहले लगभग हुआ और 22 तारीख से, और एक हिस्सा जो हमने बिहार का स्नैप पोल करके कवर भी किया। लेकिन ये स्टार्टिंग ब्लॉक इसलिए क्योंकि हम कंजर्वेटिव भी हैं, जो हम होते हैं। यहां से आप 2 चीजें बहुत स्पष्ट देखेंगे अन्ना। एक तो ये कि जीत की जो भूख है वो एक साइड में दिखाई दे रही है, इतनी ज्यादा कि जैसा अभी आपने समझाने की कोशिश की कि जयंत चौधरी के आने से क्या बीजेपी को फर्क पड़ जाना है, लेकिन मैसेजिंग क्या है? छोटे छोटे पार्टी जिस तरीके से उनको साथ में लेकर के आने की कोशिश, अपना दल जैसे एक पार्टी को, छोटी पार्टी को भी कितनी इंपॉर्टेंस, और वो 2 पे कांस्टेंट रहते हैं। 2 सीटें उनकी है, 2 जीत कर लाते हैं। और एक व्यक्ति जिसके नाम पर वोट पड़ रहा है, वो व्यक्ति अपने आप को इस देश के एक म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन के लिए भी उतना ही झोंकता है जितना कि लोकसभा के चुनाव के लिए झोंकता है। मुझे लगता है आने वाले 3 महीने इस लोकतंत्र के अपने पूरे महासमर को देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि जो लक्ष्य प्रधानमंत्री ने खुद के लिए, अपनी पार्टी के लिए सेट किया है, वो न केवल इस माहौल को इंटरेस्टिंग बना रहा है। कई बार यह होता है कि क्या यहां से कोई रेड फ्लैग नहीं है, ये बात, क्या ये चीज पलट नहीं सकती? हो नहीं सकता। 2004 का हर कोई उदाहरण देता है, और 2004 में, और इसमें यस हो सकता है कि एक रेड फ्लैग मैं बताऊंगा, वो है अति आत्मविश्वास का, कॉम्प्लिसेंसी का, घर बैठने का। लेकिन 2004 की सरकार में आपको लेकिन गुंजाइश दिखती है इस बात की? यही मैं कह रहा हूं कि कहीं से भी आपको क्या दिखता है कि कॉम्प्लिसेंसी है, कहीं से भी आपको क्या अति आत्मविश्वास है, अति आत्मविश्वास के बीच की लाइन नहीं दिखाई देती। महाराष्ट्र में एक बार आपको लाना चाहती हूँ, क्योंकि सबसे चौंकाने वाले नंबर्स जहां से शायद एनडीए के लिए बुरी खबर है, वो महाराष्ट्र से दिखाई दे रही है। देखिए, वो महाराष्ट्र समझाइए। महाराष्ट्र जो है वो इतना कंफ्यूज्ड है क्योंकि 6 पार्टियां, 3 के आपस में गठबंधन, सब उलट पुलट चुके हैं। यहां पे वोट शेयर में हम पूछते हैं कि आखिर आप किस पार्टी और किस नेता को आप वोट दे रहे हैं।
अब किस पार्टी और किस नेता को वोट दे रहे हैं ये वाली बात समझने के लिए हमको अलग अलग आकलन करने पड़ते हैं और फिर उनको जोड़ करके हमें यह बताना पड़ता है किस अलायंस के लिए कितने वोट होने की संभावना है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमको ये नहीं पता कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और किस पार्टी के किस उम्मीदवार के अगेंस्ट सामने वाला कौन सा पार्टी का उम्मीदवार होगा। तो ये एक इतना बड़ा जिसे कह सकते हैं कंफ्यूजिंग एक ट्रैप है महाराष्ट्र का कि जब तक हमको क्लैरिटी नहीं आए तब तक हम महाराष्ट्र के ऊपर अभी भी कुछ क्लैरिटी के साथ में कहने की स्थिति में नहीं है। इतना तय है कि बीजेपी के टिकट पे चाहे महाराष्ट्र हो चाहे बिहार हो वहां पर जितने ज्यादा सक्सेस मिलेगी अलायंस पार्टनर के टिकटों पे शायद उतनी सक्सेस न मिले। ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर होगा। हो सकता है कि एक बार रिपीट करें, यानी बीजेपी के टिकट पर जो लड़ेगा, लेकिन शिंदे साहब की जो ओरिजिनल शिवसेना बताई गई है उस टिकट पर या अजित पवार की पार्टी के टिकट पर अपेक्षित सफलता शायद नहीं मिलेगी। तो इसलिए हो सकता है कि बीजेपी ज्यादा सीटों पे लड़ने की बात करे। सेम वही बिहार की भी स्थिति है कि जनता दल यूनाइटेड के टिकट पे वो सफलता नहीं मिलेगी जो बीजेपी के टिकट पे मिलेगी। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन अंत में 100 बात की एक बात, तुरुप का इक्का प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत कैंपेन और उनकी व्यक्तिगत जो विश्वसनीयता है उसके ऊपर लोग वोट डाले। वो जब जाके हाथ हिला के बोलेंगे कि भाई आप बाकी छोड़िए, आप हमारे नाम पे वोट दीजिए, वो सारी चीजों पे भारी पड़ेगा। लेकिन एक चीज मैं फौरन दिखाना चाहती हूँ अपने दर्शकों को, जो टीडीपी के नंबर्स हैं वो दिखाइए एक बार आंध्र प्रदेश के। वाईएसआरसीपी के 8 और 17 अगर मुझे याद है तो हम दे रहे हैं, ये देखिए जी, ये 17 अगर टीडीपी से बातचीत हो रही है, वो तस्वीर भी दिखा दीजिए जब मुलाकात हो रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ चंद्रबाबू नायडू की, तो ये 15 तो फौरन 35 में ऐड हो जाएंगी। देखिए अगर ये सर्वे के अगर ये वाले आंकड़े अगर ऐड होते हैं, जैसे कि पूरा का पूरा राज्य ये बीजेपी या एनडीए के पैमाने से बाहर था, ये ऐड होने पे वो नंबर बढ़ने की संभावना है। हम जनता दल यूनाइटेड के पूरे आने के बाद में अभी व्यापक क्या असर पड़ेगा वो देखना संभावना बाकी है। तो 350 पार इसी में हो जाएंगे अगर ये 17 होने की संभावना सारी रहेगी। रिवर्स गियर लगेगा तो क्या होगा, क्या संभावना रिवर्स गियर की भी है। राजनीति में असंभव कुछ नहीं है। मैं एक लाइन बोलता हूँ, इम्पॉसिबल नहीं है, इम्प्रॉबेबल जरूर है। रिवर्स गियर लगना यहाँ से अंजना इम्प्रॉबेबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से 370 या 400 ये इम्पॉसिबल नहीं है, इम्प्रॉबेबल आज की तारीख में लग रहा है। इम्प्रॉबेबल लग रहा है, इम्पॉसिबल लेकिन नहीं है। अगर इसको आसान हिंदी में समझाने की कोशिश करें तो ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, नहीं होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और आपने देखा होगा अभी तो कैंपेनिंग भी शुरू नहीं हुई, चुनाव प्रचार भी शुरू नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि आप दोनों से, शशि शेखर जी आपसे, फिर आशुतोष जी आपसे एक कमेंट ले लें क्योंकि फिर राजनीतिक मेहमानों के पास जाएंगे। शशि शेखर जी, नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार और हर बार बीजेपी की सीट बढ़ाकर पीएम बनते हुए दिख रहे हैं, तो फिर बीजेपी जो कहती है कि हम प्रो इनकम्बेंसी करते हैं इस देश में, वो सही साबित हो रहा है? देखिए, वो तो सही साबित हो रहा है। ये आपका जो आंकड़ा है ये भी बता रहा है कि वो तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। सारी बात ये थी कि सीटें कितनी आएंगी। तो जैसा भी यशवंत, इनफैक्ट आज सुबह से मैं आपका ये सर्वे देख रहा हूँ और मेरे जो दिमाग में कई चीजें थी वो साफ हो गई। जैसे मेरे मन में आता था कि भाई अजीत सिंह की पार्टी को क्यों मिला रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ ये क्यों गए। मेरे मन में ये भी आता था कि भाई अन्य जगहों पर तोड़फोड़ की कोशिश क्यों हो रही है। ममता बनर्जी अगर कोई खिलाफ बयान देती है तो उसको इतना ज्यादा क्यों ले उड़ा जाता है। इसी के साथ मेरे समझ में ये नहीं आता था कि आखिर राम मंदिर की इतनी क्या जरूरत है प्रचार करने की। या आज योगी जी ने कल बोल दिया कि हमने तो पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, हमने तो सिर्फ 3 स्थान मांगे हैं। तो आज मेरी ये समझ में आ गया कि पॉपुलर बिलीफ के बावजूद भारतीय जनता पार्टी कोई भी स्टोन अनटर्न्ड नहीं छोड़ना चाहती। दूसरी बात आपके सर्वे से बहुत साफ है और वो ये कि कांग्रेस उतनी बुरी हालत में नहीं है जितनी बुरी हालत में समझी जा रही थी। अब ये उनके ऊपर है कि वो कैसे लड़ते हैं, पर एक बात बिल्कुल तय है जिसमें कोई भी अभी तक दो राय नहीं नजर आती कि प्रधानमंत्री तीसरी बार इन आंकड़ों के हिसाब से शपथ लेते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिर एक कॉन्ट्रडिक्शन भी इसमें थोड़ा बहुत है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ अब नीतीश बाबू आ गए, लेकिन वो कह रहे हैं जेडीयू के टिकट पर जो लड़ेगा उसको शायद उतनी सफलता ना मिले। एक इसमें पिछली बार तो 17-16-6 था ना, बीजेपी 17, 16 जेडीयू और 6 एलजेपी।
इस बार वो कह रहे हैं कि आरजेडी साथ ले जा सकती है। 5 साल के नीतीश कुमार जो हैं अंजना, उनमें बहुत अंतर है। 5 साल पहले नीतीश कुमार उस तरह की इमेज नहीं थी। आज उनकी इमेज जो उन्होंने 2 बार पलटी खाई उससे बहुत बदली है। दूसरे लोग ये भी मानने लगे हैं कि अब बिहार को एक नए नेतृत्व की जरूरत है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी की वजह से फायदा होगा और नीतीश कुमार की जो वोट है वो जरूर बीजेपी को ट्रांसफर होगा, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने देखा था उत्तर प्रदेश में, मायावती की आ गई थी 10 सीटें और अखिलेश यादव 5 के 5 पे ही चिपके रह गए थे। जल्दी से आपके पास आशुतोष आते हुए, आशुतोष जी, महाराष्ट्र मतलब यूनिक एग्जाम्पल है। पिछली बार शिवसेना के साथ बीजेपी लड़ी थी, इस बार शिंदे गुट के साथ लड़ रही है, उद्धव अलग लड़ रहे हैं, एनसीपी में अजित पवार के साथ है वो है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उतना फायदा उनको नहीं होगा जितना बीजेपी को होगा। देखिए, भारत की राजनीति में एक चीज स्पष्ट रहता है कि अगर आप बहुत ज्यादा दल बदल करते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी लगातार गिरती जाती है। महाराष्ट्र इसका जो आपका सर्वे कम से कम इस ओर बहुत क्लियरली इशारा कर रहा है, क्योंकि आज की तारीख में महाराष्ट्र में जिस आदमी को शिवसेना का वोट देना होगा तो वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे से उसकी सिंपैथी होगी, बनाए इसके कि एकनाथ शिंदे की तरफ अपनी तरफ देखे। एकनाथ शिंदे की अपनी पॉलिटिकल कैपिटल क्या है, सिवाय इसके कि शिवसेना के टिकट पे चुनाव लड़ा था, जीते थे और बाद में पार्टी डिफेक्ट करके इधर आ गए। उसी तरीके से एनसीपी, तो अगर कहीं सिंपैथी मिलनी है तो शरद पवार को मिलनी होगी, उद्धव ठाकरे को मिलनी होगी, और वो कांग्रेस के साथ अगर मिलते हैं तो अपने आप एक अच्छा अलायंस, इसमें कोई दो राय नहीं। इन टर्म्स ऑफ शेयर नंबर्स कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास जिस तरीके के एमएलएज हैं, जिस तरीके के सांसद हैं, एनसीपी के पास है, कोई मुकाबला नहीं। लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो असल चीज केमिस्ट्री की कम से कम यहाँ दिखाई पड़ती है। मैं 3 चीजें कहना एक ही केमिस्ट्री दिख रही है ना, एक ही केमिस्ट्री दिख रही है और उस केमिस्ट्री का नाम है नरेंद्र मोदी। मैं इसलिए पूछ रही हूँ, एक सेकंड, आप ही को काउंटर क्वेश्चन है। अगर आप ये कहते हैं कि वोटर दल बदलने वाले लोगों से इरिटेट होता है, लेकिन हम लोगों ने देखा, आपने भी देखा होगा अगर आप गए हो कर्नाटक इलेक्शंस कवर करने, बेंगलुरु में हर जगह यहाँ पर सिद्धारमैया, वहां पर मोदी। राजस्थान में जाइए, पिछली बार वसुंधरा यहाँ पर हरा देंगे लेकिन वहां पर मोदी, और इस बार तो बीजेपी की वहां सरकार भी राजस्थान में बनाई। तो नरेंद्र मोदी कितने स्टेट से, हिमाचल प्रदेश जहां पर आप देखते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ स्टेट इलेक्शंस में, लेकिन जब लोकसभा आता है तो सारी की सारी सीटें बीजेपी ले जाती है। देखिए, बार बार नीतीश कुमार का जिक्र किया था। आप 2014 का लोकसभा का चुनाव उठा के देखिए, बीजेपी लड़ी थी, 22 सीटें मिली थी उसको। नीतीश कुमार कितनी सीटें मिली थी? 2 भी शायद नहीं मिली थी। तो जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो पॉलिटिकल कैपिटल बिहार के अंदर बीजेपी की थी, उसको नरेंद्र मोदी ने आकर एनहांस किया है। जो नीतीश कुमार लगातार सरकार में रहने के बावजूद 2 ही सीटें आई थी और 16% वोट मिला था, 2 ही आई थी अपने आप को। तो 3 चीजें स्पष्ट है। पहली बात, इस सर्वे से साफ है बीजेपी को एज है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी को गेन नहीं है। तीसरा, डिसयूनिटी की वजह से इंडिया गठबंधन को झटका लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बरकरार है और 1 सीट बढ़ रही है, तो उसको वो बढ़ाने में कामयाब हो रहे हैं। आशुतोष जी, देखिए, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, अगर आप प्रधानमंत्री और बीजेपी को अगर आप अलग कर दें और तब अगर आप सर्वे कराएं, तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि बीजेपी जमीन पे, धरातल पे कहां पे खड़ी आज की तारीख। ये बिल्कुल वही स्थिति है जैसे कि आजादी के बाद अगर आपने देखा होगा कि लगातार 3-4 चुनाव कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक जीतती रही, और अभी तो बीजेपी कह रही कि वो 300-350 सीट लेकर आएगी। तब 500 से कम सीटें होती थी और कांग्रेस पार्टी 350, गौरव जी आपका रिएक्शन इस पर, गौरव जी आपका रिएक्शन इस पर। देखिए, कुछ वक्तव्य यहाँ दिए गए। आपके सर्वे की कहानी और भारत का मूड इससे प्रदर्शित होता है कि जब हमारी 304 सीटें आप दिखाती हैं, तो आपने भी कहा और एक विश्लेषक जी ने भी कहा, उन्होंने कहा सीट केवल एक बढ़ी, मतलब छात्र पहले ही 99 ला रहा था 100 में, उसको अब 99.1 आया। दूसरी तरफ कांग्रेस जो 52 सीटों पे थी अंजना जी, उसकी आपने 71 सीटें बताई और उसके बाद कहा देखिए बढ़ोतरी तो हो रही है। अरे वो छात्र फेल हो रहा था, अब जो फेल हो रहा था 40 नंबर लाने थे, लाए उस 20 से पहुंच गया 25, तो आपने कहा वाह क्या बढ़ोतरी है। यही कहानी है। मैं दूसरी बात आपसे बताता हूं। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने अंजना जी एक बात कही, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी का आत्मविश्वास। तो शहंशाह एक मूवी आई थी, उसमें अमिताभ बच्चन ने कहा था गलती तुम्हारी नहीं है, तुम जहां से देख रहे हो तुम्हें 6 दिखाई दे रहा है, हम जहां से देख रहे हैं हमें 9 दिखाई दे रहा है। ये अति आत्मविश्वास आपको लग रहा है, जनता कह रही है ये नरेंद्र मोदी जी का आत्मविश्वास है, क्योंकि जो असंभव है
उसको भी संभव किया। आर्टिकल 370, भव्य राम मंदिर, यूसीसी ले आए, कर्तव्य पथ पे हमने देखा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है मूर्ति आ गई, 11 करोड़ घरों में नल में जल आ गया। तो तमाम उपलब्धियां हैं। तीसरी बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं, पिछले 10 महीने का सफर देखिए, क्या ये सत्य नहीं है? इंडी अलायंस घमंडिया बनने के बाद अजीत पवार उनका साथ छोड़ के चले गए कहां? नरेंद्र मोदी जी के छतरी के नीचे आए। नीतीश कुमार जो इनके सूत्रधार थे वो चले गए छोड़ के घमंडिया को, और कहां आए? नरेंद्र मोदी जी की छतरी के नीचे। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि अगर कोई व्यक्ति है जो विश्वसनीयता का प्रतीक है आज, तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं, और इसीलिए ये हो रहा है। आगे आगे देखिए होता है क्या, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तीसरी बात आशुतोष जी ने करी। आशुतोष जी ने कहा नरेंद्र मोदी जी को हटा दो तो भाजपा की असलियत पता चल जाएगी। अरे भाजपा और नरेंद्र मोदी जी जिस्म और जान हैं, वो अलग नहीं हो सकते। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है नरेंद्र मोदी जी जैसा हमारे पास नेता है। लेकिन अंजना जी आप याद करिए, एक मूड ऑफ द नेशन सर्वे आया था, मैं भी था उसमें। एक प्रश्न था मोदी जी की वजह से कितने प्रतिशत वोट बढ़ता है बीजेपी का, तो शायद 10 से 12% था। और एक सवाल था कि राहुल गांधी की वजह से या गांधी परिवार की वजह से कितना वोट बढ़ता है, तो शायद 1% भी नहीं था उसका उत्तर। यही कहानी है कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के साथ आज लोग खड़े। और अंत करूंगा एक बात कह के, महाराष्ट्र के संदर्भ में आशुतोष जी ने कही, उन्होंने कहा सिंपैथी जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ है। मैं तो इसको और तरीके से देखता हूं जैसे महाराष्ट्र की जनता देखती है। बाला साहब ठाकरे जी ने कहा भव्य राम मंदिर आना चाहिए और मैं दुकान बंद कर दूंगा पर कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। अब बताइए जनता बाला साहब ठाकरे की विचारधारा के साथ होगी जो एकनाथ शिंदे आगे बढ़ा रहे हैं, या उद्धव ठाकरे के साथ होगी जो बाला साहब ठाकरे की बताई हुई जो बातें हैं उसके विपरीत जा रहे हैं? और राम मंदिर का उन्होंने जिक्र किया तो ये नंबर्स भी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं रोहन जी। राम मंदिर के न्योते को अस्वीकार करना भी क्या एक ऐसा फैसला है जिसको जनता अप्रिशिएट ना करे? क्यों? मैं बताती हूँ मैं ये क्यों कह रही हूँ। प्रधानमंत्री को किस काम के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाएगा? 42% लोग कह रहे हैं राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदा सदा के लिए याद किया जाएगा। 19% है उसके बाद वाला नंबर। 19% कहते हैं कि तो वहां जा भी नहीं पाए। वैश्विक स्तर पर विश्व में भारत का नाम ऊंचा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद किया जाएगा, ये 19% कह रहे हैं। उसके बाद से 13% कह रहे हैं कि रेनोवेशन ऑफ आर्टिकल, मतलब माफ कीजिएगा, रिमूवल अनुच्छेद 370 का जम्मू कश्मीर से हटाना। फिर वहीं पर हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ है, एब्रोगेशन, पुनरुत्थान हुआ है हिंदू धर्म का राम मंदिर निर्माण से, ये 69%, 69% लोग मान रहे हैं। क्या आप लोग इसको समझने में नाकाम रहे? क्या ये 304, क्या भारतीय जनता पार्टी का ये हैट्रिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये हैट्रिक आप लोगों के लिए आईना नहीं है? अगर यही सर्वे के नंबर्स रिजल्ट में तब्दील होते हैं, आईना नहीं है? मैं एक एक करके जवाब दे दूं जो भाजपा प्रवक्ता ने कहा। उन्होंने कहा मेधावी छात्र है, अगर 99 है 100 पे चले गए। अरे भैया इतने ही मेधावी छात्र है तो नीतीश जी की जरूरत क्यों पड़ गई, जिनको आप कोस के गालियां दे रहे थे? हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद है, नीतीश जी भ्रष्टाचारी है, नीतीश जी ने ये किया, नीतीश जी ने वो किया। अगर इतने ही मेधावी छात्र है तो नीतीश जी की क्यों जरूरत पड़ रही है? अगर इतने ही मेधावी छात्र है तो दूसरी पार्टी को तोड़ने की क्यों जरूरत पड़ रही है? ये हवाई बातें हैं, आपको मालूम है हकीकत क्या है। इसलिए मैं अति आत्मविश्वास इसलिए कहता हूँ कि आपको जमीन मालूम है कि अगर आपने इंडिया गठबंधन को नहीं तोड़ा तो आपकी सिट्टी पिट्टी गुल होने वाली है। दूसरी बात, आपने कहा मेरी छतरी के नीचे आ जाए, राइट? ये कैसी छतरी है? ये ऐसी छतरी है, ईडी हो, कोई भी भ्रष्टाचार करो, ये छतरी के नीचे आ जा, आप छतरी बचा लेगी आपको। तो ये तो छतरी तो जो है भ्रष्टाचार को बताने की छतरी है। आपको मालूम है जो भी लोगों को आप बुला रहे हैं उनको आप एक प्रोटेक्शन, एक इंश्योरेंस कवर दे रहे हो कि भैया आप हमारे आ जाओ, जितने भी पाप किए हैं आज तक के सारे पाप धुल गए। और इसका सबूत तो अजीत पवार है, प्रधानमंत्री जी जिसके बारे में 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार की बात करते हैं। कांग्रेस पे आइए ना एक बार। रोहन जी ये सब डिबेट तो हम लोग रोज करते हैं सर, ये सब डिबेट रोज करते हैं। एक बार नंबर्स पे बात करिए ना रोहन जी।
नहीं, मैं आपको सब्जेक्ट पे सीटें आ रहा हूँ, मैं कितनी सब्जेक्ट आएंगी पे ये आ रहा हूँ। मैं बताइए। आपको ये कहना सीटें चाह रहा हूँ कितनी आएंगी? कि जो छतरी की बात कर रहे हैं नहीं वो आ कई पा रहे, लोगों आप की आ नहीं पा मजबूरी रहे, है। कोशिश इससे तो कर रहे हो। जो मुद्दे हैं वो चेंज नहीं होते हैं। आज बेरोजगारी, महंगाई, ये जो मुद्दे हैं चेंज नहीं होंगे। हम उसी मुद्दे पे आगे बढ़े। दूसरी बात, इन्होंने वादे गिनवाए, तो वादे तो 15 लाख के भी थे, 2 करोड़ नौकरियों के भी थे, किसान क्या है, जनता ये जानती है, जनता ये वादे भी नहीं भूली है। राम मंदिर बनाए, अच्छी चीज है, इसका ये मतलब देखिए ये नहीं खबर कि आ रही है, जनता से जगन अपने मोहन दूसरे रेड्डी वादे भी किए। पीएम से मिल सकते हैं आज। पीएम से मिल सकते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी। आज ही हम लोग बात कर रहे थे कि देखिए टीडीपी भी 100 एक सेकंड जल्दी से आंध्र प्रदेश के नंबर्स दिखाइए। ये सच है कि धुर विरोधी है दोनों, और स्टेट लेवल पे दोनों एक हिस्से में रह ही नहीं सकते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में 17 सीटें अगर आती हुई टीडीपी को दिखाई दे रही हैं, और इधर जगन मोहन रेड्डी की भी मुलाकात है। पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई कि टीडीपी के नेता जो हैं चंद्रबाबू नायडू, वो मुलाकात कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं से, एनडीए में आ सकते हैं। अब खबर आ रही है कि पीएम से मिल सकते हैं जगन मोहन रेड्डी, सूत्रों के हवाले से हालांकि खबर है। तो ये इशारा है कि जगन मोहन रेड्डी, ऐसे भी हमने देखा है कई महत्वपूर्ण बिल्स पर जब सरकार को साथ चाहिए था तो उन्होंने या तो एब्सटेन किया या समर्थन में भी खड़े दिखाई दिए। तो ये दोनों ही सॉफ्ट है, यानी अगर ये 17 सीधा ऐड हो जाता है 335 में तो वो तो आ ही जाएगा, वो भी 8 अगर जरूरत पड़े तो काम आ सकता है। ये बड़ी खबर है मेरे नजरिए से। जल्दी से रोहन, एक बार रोहन जी से मुझे जवाब नहीं मिला। रोहन जी नंबर्स पर बोलिए ना। अगर भारत जोड़ो 1, भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2.0, इतना कुछ करने के बाद भी 52 से आप 71 पर पहुंच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तीसरी बार लगातार। अंजना जी, ये आपका आंकड़ा है। मैं कर्नाटक की मैं बात करूं, मैं तेलंगाना की बात करूं, मैं जो भी राज्य हम जीते उसकी बात करूं, जहां पे इंडिया गठबंधन में, पश्चिम बंगाल की मैं बात करूं, मैं महाराष्ट्र की बात, मैं बिहार की बात करूं, ये 7-8 राज्य 180 सीटें। अंजना जी, ये 180 में थे, भाजपा के पास 152 सीटें थी। जो मेरा आकलन है, इसमें कम से कम पिछली भाजपा बार को 100 जीते सीट तो आप राजस्थान भी थे, मध्य प्रदेश भी जीते थे पिछली बार, और सारी की सारी लोकसभा सीटें मोदी के नाम पर चली गई। उस टाइम पे जो एटमॉस्फेयर पुलवामा का था, एक इमोशनल एटमॉस्फेयर था जिसका भाजपा को फायदा मिला, उसमें कोई गलत चीज नहीं है। इमोशनल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में भाजपा माहिर है। हमारा काम है क्या जमीनी मुद्दों पे हम चुनाव लड़ सकते हैं। आपने राम मंदिर का मुद्दा उठा, मैं डंके की चोट पे कहूंगा, अगर शंकराचार्य जी देश के जिस प्रोग्राम में नहीं जाते हैं, वो राजनीतिक प्रोग्राम ही, हम राम मंदिर जाएंगे। हम राम मंदिर के खिलाफ नहीं, हमारी आस्था का विषय है, पर आप उसका राजनीतिकरण आप कर रहे हैं। अगर 42% राम मंदिर के नाम पे वोट की बात करें तो ये भाजपा गौरव जी को जवाब देने दीजिए। जी रोहन जी, गौरव जी वो इश्यूज उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम ज्यादा जीतेंगे, इन राज्यों में हमारा शानदार प्रदर्शन रहा है। हाँ। ऐसे ही इश्यूज तो अंजना जी 2014 में उठाए थे, 2019 में एक न्याय अब होगा न्याय करा था, 52 सीटों पे रह गए थे, छोड़िए। लेकिन एक सवाल जो वाजिब है, जो बार बार पूछा गया, ये पूछा गया कि अगर आप अकेले सब पे भारी हैं तो भाई फिर बाकी घटक दल क्यों आपके साथ आ रहे हैं, उनको मत लीजिए। मैं एक बात आपको बताता हूं, क्या ये सत्य नहीं है, नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा 370 अकेले और 400 प्लस जो है एनडीए के साथ। हमारी तो सोच है सर्व समावेशी, हम और घटक दलों को जोड़ इसलिए रहे हैं कि हम 425 जो आज तक का ऐतिहासिक एक परिणाम आया था राजीव गांधी के समय में, उसको भी पार कर सके और कांग्रेस पार्टी को सिंगल डिजिट पार्टी बना सके। अगर उसके लिए हमें दूसरे दलों से साथ लेना पड़ रहा है तो आपको क्यों कष्ट हो रहा है? आप तो ये आत्मचिंतन करिए कि आपको छोड़ के हर कोई क्यों जा रहा है। क्यों ममता बनर्जी कह रही है पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ूंगी, भगवंत मान पंजाब में आपकी सरकार है कह रहे हैं अकेले चुनाव लड़ेंगे। आपको सोचना चाहिए मिलिंद देओरा क्यों छोड़ के चले गए, आपको सोचना चाहिए नीतीश कुमार अजीत पवार क्यों छोड़ के चले गए। लेकिन नीतीश बाबू के नंबर्स दिखा दीजिए, फितरत नहीं है इसलिए नहीं कहेंगे। और एक बात पे बोलिए। हाँ धन्यवाद अंजना जी। एक चीज देखिए, जहां भाजपा गुजरात में 26 में 26, हरियाणा में 10 में 10 लाई थी, उत्तराखंड में 5 में 5 और हिमाचल में 4 में 4 लाई थी। आपको मालूम है 2019 में केवल एक प्रदेश पूरे भारत में ऐसा था जहां कांग्रेस की डबल डिजिट में सीट आई। और आपका सर्वे मैंने उत्तर प्रदेश से जो सर्वे आया देखा, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, मैं आपको गारंटी से कहता हूं आपने 71 सीटें प्लस 2 शायद 73 दिखाई हैं
और 70 + हमारी 2 80 में 80 72 सीटें आएंगी। पिछली बार 64 थी, 16 सीटों का इजाफा तो जो है वहां उत्तर प्रदेश में अकेले होने जा रहा है। 80 की 80 सीटें, मतलब रायबरेली सीट भी जहां सोनिया जी जीती थी पिछली बार, वो भी आप कह रहे हैं वो भी हरा देंगे? गारंटीड। जैसे अमेठी हारे थे राहुल गांधी, वैसे सोनिया जी हारेंगी। 3 साल से रायबरेली नहीं गई है सोनिया गांधी जी, बताइए। वहां की जनता कह रही है हमारी सांसद है कैसी, आती ही नहीं है हमारा हाल चाल पूछने। सवाल बहुत बड़ा है रोहन जी। यूपी सोचिए कैसे धीरे धीरे खिसकता गया, क्षेत्रीय दलों ने वहां पर अपना वर्चस्व जमाया, लेकिन बीजेपी ने तो सारी रवायतें तोड़ी। लगातार दूसरी बार सरकार बनी और लोकसभा की सीटें जब वहां पर धुर विरोधी एसपी बीएसपी मिले तब भी। लेकिन एक बार नीतीश कुमार पर जरा आते हैं। नीतीश कुमार पर जब हमने लोगों से ये पूछा तो किसकी वजह से वो गए हैं, तो 44% ने तो उन्हीं के सिर पर ठीकरा फोड़ दिया कि वो अपनी खुद की वजह से गए। लेकिन नंबर 2 पर 21% लोग कह रहे थे कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस से नाराजगी है क्षेत्रीय दलों की इंडिया गठबंधन में। ये आप सॉर्ट नहीं करेंगे तो ऐसे ही एक एक करके निकलते जाएंगे सब, और आप बोलते रहेंगे कि वो तोड़ रहे हैं वो तोड़ रहे हैं। नीतीश बाबू पर कौन सा भ्रष्टाचार का केस था, वो तो खुद ही गए हैं। अंजना जी देखिए, जिसको जाना होता है उसको कोई रीजन चाहिए। आज जब हमने इंडिया गठबंधन बनाया तब नीतीश जी उसके एक प्रमुख हो रहा है, क्रेडिट भी उनको दिया गया। आज आरजेडी की आप बात करें, वहां कांग्रेस तीसरी पार्टी है। आरजेडी ने क्या गलत किया, बड़ा दल होने के बावजूद भी नीतीश जी को सीएम बनाया। तो मुझे नहीं लगता है कि वो क्यों गए, वो रीजन डिस्कशन का है। मुद्दा क्या है कि जो लोग भी ईमानदारी से लड़ना चाहते हैं और जो लोग नहीं लड़ पा रहे वो जा रहे हैं और वो बार्गेन कर रहे हैं। अगर बीजेपी को अपने आप पे इतना भरोसा है तो 0 सीट वाले को अगर 4-5 सीट देनी पड़ रही है, मैं उसको मजबूरी समझूंगा, मैं उसको रणनीति नहीं समझूंगा। पर इस पे एक बड़ी स्ट्रैटेजी है। रोहन जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि एक बड़ी पार्टी होने के नाते ये उम्मीद भी की जाती थी बड़ा दिल दिखाएं। मैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। वो पंजाब में सेकेंड पार्टी के तौर पे लड़ते रहे अकाली दल के साथ, महाराष्ट्र में लंबे समय तक सेकेंड पार्टी के तौर पे लड़ते रहे, कम सीटों के बावजूद नीतीश कुमार को बड़ा भाई मानते रहे। बिहार में, वही बिहार में नीतीश कुमार को बड़ा भाई मानते रहे। एक सेकंड, जब उन्होंने गठबंधन किया तो मायावती को भी इसी तरीके से उन्होंने माना, बहुत पहले ही सही। लालजी टंडन उनसे राखी बंधवाते थे। कहीं ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस लोगों को साथ चलने में नाकाम रह रही है, और ये सवाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि लोग ये मानते हैं कि देश में विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रहा। और जिस तरह से बीजेपी को सांप्रदायिक कहकर पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ये तमाम दल अब शामिल होना चाह रहे हैं। लेकिन आशुतोष जी क्या ही बात सही है? बीजेपी की बात में करूंगा, एक बार रोहन जी का जवाब इस पे ले ठीक है कि आखिर बड़ा दिल दिखाना चाहिए। ठीक है रोहन जी, छोटा सा जवाब, बड़ा दिल क्यों नहीं दिखा पा रहे? बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है और हम लोग बिल्कुल ये दिल दिखा रहे हैं। और इसीलिए देखिए, पर एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि पार्टी के जो कार्यकर्ता है राज्यों में, आज उनकी जो फीलिंग्स है उसको भी हमको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है ममता जी, आशुतोष जी सिर्फ 2 लाइन। ठीक है वक्त की कमी है सर, वक्त की कमी है जी, 2 लाइन से। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी हमेशा सत्ता में रही है करीब 50 साल के आसपास, तो उसकी गठबंधन की कोई नीति ही नहीं थी, और बीजेपी की पूरी ग्रोथ जो है वो गठबंधन करके आगे आई है। तो इसलिए वो गठबंधन धर्म को ज्यादा बेहतर तरीके से निभा पाते हैं और कांग्रेस को ये आदत डालनी पड़ेगी। गौरव जी, मुझे लगता है आज आप शिकायत नहीं करेंगे अगर मैं आपको अंत में मौका नहीं दूं, क्योंकि बराबरी से तराजू लेकर हम लोग बैठते हैं आजकल प्रवक्ताओं के साथ, लेकिन आज हैट्रिक की खुशी आपके चेहरे पर दिखाई दे रही है। इसी के साथ अंत करते हैं, क्योंकि अगर आज हो देश में मतदान तो एक बार फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते दिख रहे हैं, फिर से बनती दिख रही है एनडीए की सरकार। 304 सीटें बीजेपी की झोली में जाती हुई, 71 सीटें कांग्रेस पार्टी की, 19 की बढ़त, लेकिन स्पष्ट जनादेश के साथ बीजेपी फिर से सत्ता में काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। आप देखते रहिए आज तक।